जहां जहां पे ये बोलूंगा क्वेश्चन है उसे फोकस करना है, ठीक है ना। स्टार में लगा दूंगा, क्वेश्चन भी बना दूंगा, वहां पे लिख भी दूंगा। फोकस करना है कि सर यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, बाकी और कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है खास। लो जी, चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है जी। टुडे वी आर स्टार्टिंग विद केमिकल काइनेटिक्स, और हिंदी में बोलते हैं इसको हाँ जी, रासायनिक बल गतिकी। रासायनिक बल गतिकी। इंग्लिश में बोलते हैं आप लोगों के काइनेटिक्स। काइनेटिक्स का मतलब स्पीड। द केमिस्ट्री विच डील्स विद द रेट ऑफ रिएक्शन एंड द फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। सीधी बात बोलूं, कौन सी रिएक्शन फास्ट है, कौन सी स्लो है, और कौन कौन से कारक हैं जो अभिक्रिया को क्या करते हैं, या तो फास्ट और या क्या करते हैं, स्मूथ चैप्टर है बिल्कुल। पढ़ोगे तो मैं घर नहीं ले जाने दूंगा, यही याद करा दूंगा। तो इस चैप्टर में आप क्या पढ़ोगे, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ, बस स्पीड नहीं बोलते हम, रेट बोलते हैं। और हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, बोलो, अभिक्रिया की दर या गति। अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया की दर मुझे अच्छा नहीं लगता बोलना, इसलिए मैं गति बोल देता हूं। हाँ, किसी को चाहिए तो ब्रैकेट में लिख देता हूं अभिक्रिया की दर, ये लो। तो अब ये स्पीड नहीं बोली जाती, ये याद रखना। बोलते वक्त हमारे मुंह से क्या निकल जाता है, हाँ अरे स्लो स्पीड है कि फास्ट स्पीड है। हम तो गाड़ी चला रहे होते हैं ना, हम तो बैठे गाड़ी में होते हैं। तो चलो जी, सबसे पहला पॉइंट है अभिक्रिया की गति का मतलब क्या है, मैं बताता हूं। एक अभिक्रिया है जिसमें A प्लस में D और बराबर क्या हो जाएगा C प्लस में A प्लस B। बदल रहे हैं किसमें, पता लग गया होगा A और B कौन है, हाँ अभिकारक, और C और D कौन है। स्पीड का मतलब ये तो नहीं होता है ना कि रिएक्शन यहां शुरू करी, पहुंच कहां गई, चंडीगढ़ में गई, है ना। रिएक्शन शुरू यहीं करोगे तो खत्म भी कहां होगी। पर फिर स्पीड का मतलब क्या हुआ, मैं बताऊं। हाँ, अभिकारक रिएक्शन में टाइम के साथ ज्यादा हो जाते हैं कि कम हो जाते हैं, और उत्पाद टाइम के साथ। सीधी सी बात का सीधा सा जवाब, अभिकारक कितनी जल्दी घट रहे हैं या उत्पाद कितनी जल्दी, उसे स्पीड बोलते हैं। अब किसी रिएक्शन में अभिकारक जल्दी जल्दी घट रहे हैं, है ना, तो उत्पाद जल्दी जल्दी, ओवियस है। जब अभिकारक फटाफट खत्म हो रहा है तो उत्पाद भी फटाफट, और ये अगर धीरे धीरे घट रहे हैं तो ये भी। तो चाहे इसके बारे में बात कर लो और चाहे मैं बताऊं अब फिर क्या होती है रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन या दर क्या होती है, दर होती है अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन। अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन। इंग्लिश में चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन, और अपॉन में चेंज इन टाइम, चेंज इन समय में परिवर्तन। कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलो बोलो फटाफट। तो ये रहा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और ये होता है जी। अब इतना बड़ा मेरे को याद नहीं करना, चाहे इसका बता दो चाहे इसका बता दो। तो अब कोई मुझसे पूछ रहा है कि दर क्या होती है, तो मैं लिख देता हूं डेल्टा C बटा डेल्टा T। C का मतलब बताओ क्या हो जाएगा, वेरी गुड, चेंज इन। डेल्टा का मतलब चेंज, C का मतलब कंसंट्रेशन, और डेल्टा का मतलब चेंज, T का मतलब, तो बस फिर ये हो गया मेरे पास उत्तर, चेंज इन कंसंट्रेशन। पर यहां कहीं दिख रहा है कि मैं अभिकारक की बात कर रहा हूं या उत्पाद की कर रहा हूं, नहीं दिख रहा। अब बताना तो पड़ेगा ना तू किसकी बात कर रहा है, या तो मैं किसकी बात करूंगा, रिएक्टेंट की, या किसकी करूंगा, तुझे कैसे पता लगेगा। तो ये ले, मैंने आगे निशान लगा दिया। क्या लगा दिया, अब तुम खुद बता दोगे। अगर तेरे आगे प्लस लगा हुआ मिला तो तू किसकी बात कर रहा है, वेरी गुड। देखो अभी अपना दिमाग है, अगर बोलोगे तो दिमाग जागेगा, जागेगा तो मजा भी आएगा, है ना। और जो नहीं बोलोगे तो फिर चुप जा। प्लस किसको बताएगा कि सर ने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लिखी है, और माइनस, तो यहाँ प्लस और माइनस गणित के निशान नहीं है। यहाँ प्लस क्या शो कर रहा है, बोलो, हाँ प्लस शो कर रहा है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ, हिंदी में उत्पाद की, और माइनस किसको शो कर रहा है, अभिकारक की सांद्रता। एक बार हिंदी लिख दिया, एक बार इंग्लिश लिख दिया, आइडिया लग जाएगा ऊपर क्या लिखा हुआ है और नीचे क्या लिखा हुआ है। यस और नो। पहला सवाल मेरा यही बनेगा, फर्स्ट मेरा न्यूमेरिकल फ्री फंड का, जिसमें बिल्कुल पैसे नहीं है। अगर आ जाए पेपर में तो बच्चा चाहता है काश यही बड़ा आ जाए, इतना आसान सवाल। तो ये जो मैंने तुम्हें अभिक्रिया की दर बताई है, ये डेल्टा C बटा डेल्टा T है,
और इस अभिक्रिया की दर को बोलते हैं औसत अभिक्रिया वेग। क्या बोलते हैं? हाँ, ये औसत अभिक्रिया वेग होता है। दिखा देता हूं मैं आपको, ठीक है। इंग्लिश में क्या हो जाएगा? औसत का मतलब बोलो एवरेज। क्या हो जाएगा? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, AVERAGE, एवरेज रेट ऑफ। अब इसके लिए सवाल बनेगा, फ्री का सवाल है, बिल्कुल फ्री का, मतलब जोर नाम की चीज नहीं आएगी। मैंने एक रिएक्शन दे दी, क्वेश्चन दे रहा हूं ए से बी, ए से, इसमें मैंने लिख दिया कि जो ए की कंसंट्रेशन है ना, ए की कंसंट्रेशन कितने मिनट में? 20 मिनट में 0.00, हाँ जी, 8 से घटकर 0.002 मोल प्रति लीटर हो जाती है। कितने लीटर हो गई? तो इसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बताओ। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो एवरेज रेट कैलकुलेट करो, औसत वेग। क्या ज्ञात कर रहे हैं? कितने बच्चों को दिक्कत आ रही है पहले तो ये बताओ। सवाल समझ आ गया? किसकी बात कर रहे है तू? उत्पाद की या अभिकारक की? पहले तो ये बता। हाँ, अभिकारक की। ए घट रहा है, यस और नो? ए घट के कितना हो गया? 0.008 से। इतना सा सवाल है, सिर्फ चालाकी क्या चीज है? हाँ जी, कि क्या दिया हुआ है? जल्दी बोलो। हाँ, टाइम दिया हुआ है। कितने में? मिनट में। क्या करूं? सेकंड में बदलो। मतलब तू ये सोच रहा है कि हर सेकंड में हो जाती है रिएक्शन, है ना? तो ये सोच रहा है कि हर रिएक्शन किस में हो जाती है? सेकंडों में। फिर वही आम का पेड़ लेके खड़े हो गए हम, आम का पेड़ बो दिया हमने, अब तू आगे खड़ा है, आम का पेड़ भी पूछ रहे हैं क्या चाहिए? आम चाहिए, और क्या चाहिए? क्या सेकंडों में आम आ जाएंगे? तो किसने कहा कि मिनट को बदलो? तो जवाब है इस चैप्टर में कोई जरूरी नहीं, क्योंकि कुछ रिएक्शनों में साल भी लगते हैं। ये नहीं कि 20 मिनट में ही काम हो जाएगा सारा कुछ। सेकंड की कोई जरूरी नहीं है, आंसर मिनट में भी आ सकता है, सेकंड में भी आ सकता है, घंटे में भी आ सकता है, और दिनों में भी आ सकता है, महीनों में भी आ सकता है। और जैसे कार्बन 14 5770 साल बाद आधा होता है। इतने साल में तू कितनी बार पूरी हो जाएगी वो देख लेना, ठीक है? 5770 साल। अब तू इसके सेकंड निकालता रहा तो वैसी नानी याद आ जाएगी। यस और नो? थैंक यू, ठीक है। तो इस चैप्टर में जरूरी नहीं है, पर अब मैं बताता हूं एवरेज रेट। चलो एवरेज भी लिख देते हैं। एवरेज रेट बराबर, आ जाओ, डेल्टा सी बटा डेल्टा टी। यहां तक समझ में आ गया? क्या लिख दूं? C2 माइनस सी बटा डेल्टा टी। आया ना? बोलो। क्या C2 दिख रही है? क्या C1 भी दिख रहा है? अब तो ये बच्चों वाला सवाल है। 0.002 0.008 बटा में 20। तो मेरे को किसी ने कहा डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी निकालो, माइनस का 0.006 और बटा में 20। कोई दिक्कत तो नहीं है? ऐसा करता हूं, इसको ऐसे लिख दूं, 6 गुना 10 की पावर -3 बटा 2 गुना 10। कोई दिक्कत तो नहीं है? पॉइंट हटा के इसको 3 कर दिया, ये लो जी, 2 से 3 6 क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये ऊपर जाके जुड़ जाएगी। कितना आंसर आ गया? बोलो बोलो बोलो। एवरेज रेट बराबर -3 गुणा 10 की पावर -4 मोल प्रति लीटर प्रति मिनट प्रति। अब ये बताओ, शाबाश, ये माइनस क्या बता रहा है? हाँ, ये तुम बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। बोला करो, जितना बोलोगे तुम्हें याद नहीं। ये माइनस बता रहा है कि वी आर डीलिंग विद द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हम किसको लेके चले थे? अभिकारक की सांद्रता को, तभी ये निशान क्या आ गया? माइनस आ गया। यहां तक समझ आ गया? अब किसी ने कहा ग्राफ बना के दिखाओ। तो ग्राफ देखो जी, इस तरीके से बनता है। बच्चों वाला ग्राफ है जो तुम 2 मिनट में सांद्रता के हिसाब से बनाए। पहले ये रहा सांद्रता और ये रहा समय। तो ये ग्राफ किसके लिए आया? अभिकारक के लिए या प्रोडक्ट के लिए? ये ग्राफ जल्दी बोलिए। अभिकारक के लिए। क्यों? अभिकारक समय के साथ घट जाते हैं। ये तो यार पढ़ाया हुआ लग रहा है मेरे को यार, इक्विलिब्रियम में। और ये वाला ग्राफ किसके लिए आएगा? बोला करो बोला करो। प्रोडक्ट के लिए। तो ये रिएक्टेंट के लिए है और ये है ना। और अब अगर मैं आपको वेग की बात करूं, अभिक्रिया वेग, किसकी बात करूं? रेट ऑफ रिएक्शन या वेग, और बता समय। तो शुरू में वेग ज्यादा होता है कि बाद में ज्यादा होता है? शुरू में ज्यादा होता है। क्यों? शुरू में अभिकारक क्या होंगे? टकरे भी क्या होंगी? टकरे ज्यादा तो वेग भी। याद कराऊं इस नियम को, क्या कहा था? द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। भूल गए तुम लोग? पिछले चैप्टर में तो बताया था
तो अगर आज मैं वेग का डायग्राम बनाऊं तो वो बिल्कुल किसके जैसा होएगा? अभिकारकों के जैसा। क्यों? क्योंकि पिछले चैप्टर की बात अभी भी चलेगी। क्या थी पिछले चैप्टर की बात? द्रव्यानुपाती क्रिया नियम के अनुसार अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। बकवास बात है, क्यों याद करते हो इसको? याद क्या रखना है? अभिकारक ज्यादा, टकरे ज्यादा तो वेग भी इतना सा याद करना है। कर लोगे इतना सा याद? बस ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? और इसके अलावा कोई मतलब नहीं है मुझे। मेरे को ये बात है कि कल को मैं वेग का डायग्राम बनाता हूं तो वेग समय के साथ घटता है, बिल्कुल, क्योंकि शुरू में अभिकारक ज्यादा होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए जे तुझे फुल भूख लग रही है, फुल, और तेरे सामने हम खाना ला के रख दें, हाँ, तो शुरू में स्पीड क्या होगी? हाँ, मेरे को तो बताने की जरूरत नहीं है। और बाद में धीरे धीरे स्पीड क्या होगी? हाँ, जैसे जैसे पेट भरता जाएगा, है ना, लाडू फीका होता जाएगा, है ना, लाडू खाने का दिल नहीं कर रहा, है ना। शुरू में तो आण दे खीर, आण दे हलवा, है ना, मीठा ही मीठा। धीरे धीरे जब पेट क्या हो जाता है, हाँ, तो फिर अलकत सी आने लग जाती है, स्पीड स्लो हो जाती है। अब ये जो अभिक्रिया का जो वेग है ना, इसको मैंने औसत बताया। क्या बताया? औसत पे न्यूमेरिकल बनते हैं। न्यूमेरिकल मैंने बना दिया, फ्री का न्यूमेरिकल अगर आ जाए तो। लेकिन औसत वेग बढ़िया वेग नहीं होता, क्योंकि औसत तो तुम्हें औसत बताता है। जैसे मैं चंडीगढ़ गया तो मेरे को लगे, मान लो कितने घंटे, 7 घंटे लगे, और चंडीगढ़ का रास्ता था 350 किलोमीटर। क्या औसत आई मेरी गाड़ी की? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, सिंपल सवाल है। 350 किलोमीटर अगर मैं 7 घंटे में पहुंचा तो व्हाट विल बी माई स्पीड? नहीं आता करना? बड़े यार शर्म की बात है फिर तो यार। मेरी स्पीड आई 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ये औसत स्पीड है। क्या है ये? औसत का मतलब ये है मेरी गाड़ी शुरू भी 50 पे हुई थी। हाँ जी, ये मतलब है शुरू 50 से सीधा ड्र है। शुरू हमेशा कहां से शुरू होती है? रास्ते में बाजार में लोग आए, तू क्या कह रही है, 5 से हो जो, नहीं तो उड़ा दूंगी, मैं तो 50 ही रखूंगी। है गाड़ी 50 ही रहेगी क्या बाजार में भी? जल्दी बोलो। खाली रास्ते पे भी 50, बाजार में भी 50। मेरे को तो गाड़ी कितनी चलानी है? तो औसत वेग बढ़िया बात नहीं बताता। औसत वेग सिर्फ टोटल बताता है कि तूने 4 घंटे बाद रिजल्ट निकाला। पर क्या मैं अभिक्रिया को 4 घंटे के लिए छोड़ सकता हूं? हाँ, कल को तू मुझे प्रैक्टिकल लैब में कोई रिएक्शन करने के लिए छोड़ दे, नीचे बर्नर जला दे, मैं जाके सो जाऊं 4 घंटे, हैं पीछे पटाखे बजे हुए होंगे, है ना। जैसे पटाखे बजे भी होंगे कभी ना कभी घर पे, जब मम्मी ने कहा होगा दूध संभाल लियो, है ना, और तूने कहा इंगो के संभाल लो, है ना, इंगी किसी टांगा है ना, और थोड़ी देर बाद पता लग जा रहा है इंगी तो टांग आ गई भाई, ये तो बाहर आ गया कूद के, है ना। फिर जब चप्पलें पड़ी होंगी तो समझ आ गया होगा। कुछ अभिक्रियाओं का ध्यान रखना पड़ता है ना। तो अब आता है अगला वेग, ताक्षणिक वेग। क्या होता है? ताक्षणिक वेग को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। क्या बोलते हैं? और इंस्टेंटेनियस होता है हाथों हाथ। क्या होता है? और उसमें फर्क बताऊं क्या है? डेल्टा में तुम लोगों ने जो रीडिंग ली वो टाइम का इंटरवल बड़ा था, डेल्टा बराबर बड़ा इंटरवल, जिसमें हमने ज्यादा समय तक ध्यान नहीं दिया, 2 घंटे 1 घंटे। ताक्षणिक का मतलब किसी क्षण, किसी मतलब तू किसी भी क्षण पे पूछ सकता है भाई इस टाइम पे बता वेग, तो उसे बोलते हैं ताक्षणिक वेग। तो किसी क्षण वेग को, किसी क्षण के वेग को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, तो रेट एट ए पर्टिकुलर मूवमेंट, रेट एट ए मूवमेंट इज नोन एज। हाँ, तो बढ़िया कौन सा हुआ? जब मैं तेरे से फिक्स पूछ लूं, तू निकला सवेरे 5 बजे, मैंने 6:15 और 48 सेकंड पे पूछा भाई कहाँ पहुंच गया, है ना, यहाँ पहुंच गया, स्पीड कितनी है? तू बता रहा है सर मेरी स्पीड है 102 किलोमीटर। तो एग्जैक्ट स्पीड आई कि नहीं आई? आया ना, बोलो। इसके लिए तुम्हें याद रखना है। इसमें बता देता हूं, डेल्टा नहीं होता, इसका न्यूमेरिकल नहीं बनेगा तुम्हारे सिलेबस में, जो बनेगा वो मैं इसे दिखाते हैं dc/dt। क्या बताते हैं? और d जो है ना वो छोटे अंतराल को बताता है। किसको? छोटे अंतराल को, मतलब स्मॉल गैप। क्या बता रहा है? हाँ, अब तू अगर मैंने रिएक्शन चढ़ा दी, अब तू 2-2 है ना सेकंड बाद जाके दूध का ध्यान रखेगी, क्या दूध निकलेगा? जल्दी बोलो। तो ये छोटे अंतराल को बता रहा है। और डेल्टा किसको बताता है? जल्दी बोलो। बड़े अंतराल को बताता है, लार्ज गैप, है ना। तो स्मॉल गैप और लार्ज गैप में से बढ़िया कौन सा होगा? तो इसका न्यूमेरिकल मैं बता देता हूं, जैसा बनता है
आज मेरे को एक रिएक्शन दे दी N2 प्लस में 3H2 और बराबर 2 अमोनिया। अब इसके लिए मेरे को कोई क्वेश्चन कह दे कि सर कैसे क्वेश्चन बनेगा, तो इनको लिखना सीखो पहले। तो इनको लिखने के लिए तरीका होता है एक, आपको हर बार डी लगाना है और बड़ा बड़ा जो ब्रैकेट था वो किसको दिखाता था? हाँ, कंसंट्रेशन को। पिछले चैप्टर में कराए, बड़ा ब्रैकेट बराबर है, तीनों को इस तरीके से बराबर लिख दोगे। जल्दी बताओ, शाबाश। कोई इतराज तो नहीं मेरे बच्चों को कि सर ये आपने कैसे लिख दिया? तुमने बोला डीसी बटा dt, मैंने सी की जगह क्या लगा दिया? बड़ा ब्रैकेट लगा दिया। इतना फर्क किया है, वरना तुम्हें ज्यादा है तो फिर सी लगवाऊं और क्या लाज है। पर बड़ा ब्रैकेट किसको दिखाता है? सांद्रता को। क्या डीसी बटा dt लिखा हुआ है? क्या डीसी बटा dt लिखा हुआ है? इनको बराबर क्यों लिख दिया? क्यों? क्योंकि इनका एक पैटर्न फिक्स है। कल को मैंने 1 रुपया खर्च करना है तो इसने कितने खर्च करने और उसके बण कितने जाएंगे? कल को मैं 10 रुपए खर्च करूंगा तो इसके और इसके, तो बस जब ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो मैं इसका फायदा उठा लेता हूं। अब क्वेश्चन सुनो ध्यान से, जो चीज मुझे दिखानी थी वो ये है, ये समझ में आ गया? पर यहाँ कोई गलती दिख रही है? तो 2 गलतियां हैं। क्या? एक तो मुझे ये नहीं पता लग रहा साला कौन अभिकारक है और कौन उत्पाद है। ऊपर देखूंगा तो पता लग जाएगा, पर अगर ऐसे लिखा हुआ मिल जाए तो क्या पता लग जाएगा? तो मैं क्या कर देता हूं, जल्दी बोलो। अब पता लग रहा है मेरे बच्चों को अभिकारक कौन है और उत्पाद कौन है? 1 मिनट का काम था, देखो कुछ नहीं किया। और एक गलती और हो रही है, बताओ क्या गलती है? हाँ बोलो बोलो, जो बोले हाँ 3 और 2। गुरुजी नंबर तो आपने लगाए नहीं, तो जो आगे नंबर लगा हुआ है वो बटा में चला जाएगा। कहां चला जाएगा? बस ये जिसको बनानी आ गई उसके लिए कोई न्यूमेरिकल मुश्किल नहीं है, और ये जिसको नहीं बनानी आई उसके लिए मुश्किल है। क्या बना दोगे किसी भी विक्रिया के लिए? कोई भी विक्रिया आ जाए, dN2 बटा dt, dH2 बटा dt, dNH3 बटा dt, फिर आगे क्या है? अभिकारक के आगे माइनस, उत्पाद के आगे, और जो आगे नंबर है वो बटा में चले। अब क्वेश्चन दे दूं इसी का ही, इससे तुम्हें अच्छा लगेगा। हाँ सर हमें समझ आ गया क्वेश्चन। क्वेश्चन मैं इस तरीके से बनाऊंगा कि उपरोक्त अभिक्रिया में, दोबारा नहीं लिख रहा, उपरोक्त अभिक्रिया में यदि H2 के लुप्त होने की दर, H2 को जानते हो क्या? जल्दी बोलो। चलो जी, या चलो मैं H2 की बजाय N2 लिख देता हूं। N2 के लुप्त होने की दर 5.2 गुणा 10 की पावर -3 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड है। लुप्त होने का मतलब डिसअपियरिंग। क्या हो जाएगा? क्या मेरा जो प्रोडक्ट रिएक्टेंट है वो डिसअपियर होता है क्या? तो डिसअपियरेंस रेट मैंने मेरे बच्चों को दे दिया है। तो H2 के लुप्त होने की दर क्या क्या ज्ञात करना है? H2 के हाँ लुप्त होने की दर ज्ञात करनी है, और अमोनिया के, हाँ बोलो बोलो, बनने की दर ज्ञात करनी है। बस यही सवाल है, आंखों के आगे दिख रहे हैं। अमोनिया के बनने की दर ज्ञात करो। क्वेश्चन समझ आ गया? बोलो बोलो बोलो। चलो ऐसा करता हूं, मैं इसको H2 ही लिख देता हूं ताकि थोड़ा सा सवाल मुश्किल बने। ये लो, इसको यहां लिख देते हैं 5। यहां तक समझ आ गया? अब मुझे सवाल करना है, H2 के गायब होने की दर दे दी, ठीक है, और N2 के गायब होने की दर पूछ ली, और अमोनिया के बनने की दर पूछ ली। तो पहले नंबर पे N2 के लुप्त होने की दर, लुप्त होने की इंग्लिश में डिसअपियरेंस रेट, क्या है जी हमारे पास? हाँ, डिसअपियरेंस रेट या लुप्त होने की दर। कैसे ज्ञात करूं? तो जिसके बारे में तुम्हें दिया हुआ है उसको पकड़ लाओ। आज मुझे किसकी सांद्रता दी हुई है? जल्दी बोलो। तो मैं इसको पकड़ लेता हूं। तो देखो सारे बच्चे, क्वेश्चन में गिवन क्या है? दिया गया है dH2 बटा dt दिया हुआ है, और dH2 बटा dt कितना दिया हुआ है? 5 गुणा 10 की पावर -3। जो मात्रक तेरा है वो ही मेरा है, इसलिए कोई डरने की जरूरत नहीं है। बस सेकंड में दिया है तो सेकंड में चलने दे, और मिनट में दिया है तो। अब बच्चों वाला सवाल है, तुम क्या ज्ञात करने जा रहे हो? सिर्फ ये बता दो मुझे। सर N2 के गायब होने की स्पीड बताओ, यहां से नकल मार लो। जे तुमने ये लिख रखा है तो क्या नकल मार लोगे? करो, मारो नकल मारो। मुझे तो सिर्फ क्या चाहिए? मुझे चाहिए dN2 बटा dt बराबर क्या लिखा हुआ है? 1/3 dH2 बटा dt। मुझे पेपर में क्या दिया हुआ है? जल्दी बोलो बोलो बोलो। dH2 बटा dt दिया हुआ है। यस और नो? 1/3 मेरे को लगाना पड़ेगा। इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस, तो माइनस माइनस कभी नहीं होएगा। अगर यहां तूने माइनस माइनस प्लस कर दिया
तो प्लस का मतलब अभिकारक होता है, क्या तेरा नाइट्रोजन, प्लस का मतलब उत्पाद होता है, क्या तेरा नाइट्रोजन उत्पाद है? देखा, ये कांड हो गया। बस ये याद रखना। क्या मैंने माइनस प्लस को मैथ का साइन बताया है कि ये मैथ का साइन है? मैं तो चिल्ला चिल्ला के गया हूं कि माइनस और प्लस तो ये बता रहे हैं कि तू अभिकारक है या तू उत्पाद है ना? तो बस इतनी सी बात है। अब बच्चों वाला सवाल है, देखो इधर से एक के आगे माइनस लगा दो, बस चाहे इधर लगा दो चाहे इधर लगा दो, वो तुम्हारी दिल की इच्छा है। माइनस मुझे चिल्ला चिल्ला के बताता रहेगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, अभिकारक की। अब बताओ ये सवाल मुश्किल है क्या? 1/3 गुणा 5 गुणा 10 की पावर -3, 3 से उड़ा दूं इसको, उड़ा दूंगा, जल्दी बोलो। 3 का बड़ा, 3 एकम, बचे कितने? 2 के आगे 0 लगा दो, 20, 20 कब आएगा? 6, फिर बचेगा 2 और 0, फिर 20, फिर आएगा 0, फिर भी आएगा 20, लगाता जा 6 6, जितना बेला है तू लगाता जा, मैं तो नहीं हूं बेला। माइनस का इतनी स्पीड आएगी, और वो भी किसके अंदर आएगी? माइनस। ना लिखा हो तो कोई बात नहीं, और लिखा हो तो फिर माइनस वाले को टिक करके आना। एक माइनस भी दे रखा हो और एक प्लस भी दे रखा हो तो माइनस वाला, ठीक है? नहीं तो फिर ओबियस है, एक ही आंसर है। अब अगर मुझे बताना हो किसके बारे में, अमोनिया, मजेदार बात बताऊं, अमोनिया के लिए रास्ते कितने आ गए? चाहे तू इससे पता कर ले, चाहे तू जो तेरा दिल करे और बोल। अब ये कह रहा है मेरी भी पता है गुरुजी को, dN2/dt, वो देखो लिख रखी है ना। वैसे तो मैं हवा में निकाल दूंगा, मैं बड़ा शातिर आदमी हूं इस मामले में, क्योंकि अगर मेरे 1 रुपए खर्च हो रहे हैं तो उसके कितने बन रहे हैं? तो अगर मेरे इतने खर्च हो रहे हैं तो उसके डबल खर्च होंगे। हाँ, तो सिर्फ 1/66 का डबल करना है। ये फास्ट वाले तरीके हैं जिसमें आदमी को डर नहीं लगना चाहिए। यार 1 का 2 तो डबल हुआ, तो 1/66 का डबल कितना होएगा? हाँ कर दो, आराम से कर दो, इसमें डरने वाली क्या बात है? बोलो बोलो बोलो। बस फिर बस जो आंसर है वही आंसर है। अब तुम सबूत मांग रहे हो, अदालत तो सबूत मांगती है, आ जाओ मैं कर देता हूं। मैं अमोनिया से, हाइड्रोजन से कर देता हूं। मैं हाइड्रोजन से पता क्यों कर रहा हूं? ताकि मैं दिखा सकूं मेरा आंसर सेम आ रहा है। अब मुझे चाहिए अमोनिया। अमोनिया होता है प्रोडक्ट, तो आगे रहेगा प्लस, ये माइनस जाए बाढ़ में, 1/3 dH2/dt। मैंने एक शॉर्टकट दिया तुम्हें, उस शॉर्टकट में तुमने हवा में आंसर निकाल दिया। 1/66 का उल्टा 3/32, यही था क्या? सही बोल रहा हूं? अब चेक कर लेते हैं 3/32 आ रहा है कि नहीं आ रहा, या 3/33 आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। 3/32 3/33 तो एक ही बात है। अब तुमने बोला ये दुआ कहां चला जाएगा, जल्दी बोलो। क्या तुम्हें 1/2 अमोनिया चाहिए कि सिर्फ डी अमोनिया/dt चाहिए? तो आंसर क्या है? डी अमोनिया। 2 को क्या कहां भेज दो? 2/3 इंटू dH2/dt। कितना है dH2/dt? वेरी गुड, 5 गुणा 10 की पावर माइनस। और अभी तो यार तूने भाग दिया था 3 से, यही तो आंसर था, हाँ है ना? बोलो। इसको काटूंगा तो 2 गुणा 1 पॉइंट, देखा, चाहे कान इधर से मरोड़ ले चाहे कान उधर से मरोड़ ले, तेरा आंसर क्या आने वाला है? यही आने वाला है। ये सवाल मुश्किल है कि आसान है? मैं तो भाई साहब इसको ऐसे करता ही नहीं हूं। मैं तो इसको ऐसे करता हूं कि अच्छा तू इतना है क्या? अगर तू इतना तो मेरा 1 और तेरा 3, तो यानी कि मैं तेरा 1/3। यस और नो? मैं सीधा ही निकाल देता इसका 1/3 करके, जो तुमने इतना बड़ा किया। फिर मैं कहता अच्छा तू 1.66 है ना, और मैं तेरा दुगना हूं, तो ले सीधा 2 से क्या कर दो? गुणा कर दो। पर मैं दोनों तरीके बताता हूं ताकि बच्चा जो फास्ट वाला है वो फास्ट कर ले, जो स्लो वाला है वो। अब आता है जी फैक्टर अफेक्टिंग। कौन आता है? कौन कौन से कारक हैं जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं? वो मेरे बच्चे खुद बता देंगे, उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। हाँ जी, मैं पूछता जाता हूं, तुम बताते जाओ। पहला फैक्टर है टेम्परेचर। बस बताते जाओ कि सर इसका ये, हाँ बोलो बोलो क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो। टेम्परेचर बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग मंद हो जाता है। मास्टर सही बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है? हाँ, अब डर जाओगे तो देखो फिर डर ही जाओगे। हाँ, जो डर गया वो इस टाइम तो घर गया। और ये थोड़ा सा भी मुंह हिलाते हो तो बैठे हो तो फायदा उठाओ, मैं कुछ क्वेश्चन आज भी करा रहा हूँ और ये मुश्किल नहीं है। हाँ, इसको छेड़ते रहोगे रबड़ को तो फिर ऑब्वियस है ध्यान उधर रहेगा बेटे, वो तुम्हारी समस्या है, मेरे को ऐसा कोई इतराज नहीं है। सिलेक्शन ना कराओगे तो अगले साल फिर आओगे मेरे पास, फिर आओगे तो मुझे फिर पैसे दोगे, है ना? मेरा तो कितना फायदा है देखो। पर मैं नहीं चाहता कि तुम दोबारा हो, तुम अगले साल जाओ और बताओ लोगों को मेरा 1 साल में सिलेक्शन हो गया, ताकि और भी डाए। हाँ जी बोलो, तापमान बढ़ाने से क्या होता है? बोला करो बोला करो। मुश्किल बात थी कि आसान बात थी? चलो जी, मैं आपको पहले फैक्टर अफेक्टिंग कराता हूं।
ये हो गया इंस्टेंटेनियस रेट हो गया, ठीक है जी। उसके बाद में ये भी मैंने करवा दिया। हाँ, फैक्टर ऑफ एक्टिंग, सबसे पहला आता है फैक्टर टेम्परेचर। पहला फैक्टर कौन सा है? टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट या दर क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे, हर अभिक्रिया का जो वेग होता है वो दुगने से तिगुना हो जाता है। लेकिन हम से लगाने की बजाय या तो लिख देते हैं 2 गुना हो जाता है, या कितना हो जाता है, या 3 गुना हो जाता है। इसके ऊपर मैं न्यूमेरिकल आगे आगे, हाँ दोनों दिया हुआ है तो आप 3 को करके आओ, ठीक है। बड़े वाले को मानते, दोनों आए, वैसे आते नहीं है दोनों। अगर 2 गुना और 3 गुना दोनों आ जाए तो, और अगर कोई क्वेश्चन पे डाउट उठा दे तो दोनों सही है, 2 गुना या इसका न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा। तो याद क्या रखना है, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो स्पीड बढ़ती है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। कभी उबलती हुई चाय देखी होगी, ऐसे लग रहा होता है जैसे मार कुटाई चल रही हो, बबड़ 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 बबड़, है ना। उबलता पानी, उबलता दूध, उबलती चाय, बताने की जरूरत नहीं है। दूसरा फैक्टर मेरे पास में है टेम्परेचर के बाद में, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मैंने बता दिया। हाँ बिल्कुल, अभिकारक अगर क्या होंगे तो स्पीड भी क्या होगी। बस फिर जो तुम्हें आता है वो तुम बताओ, मैं तो पेपर के सवाल बता रहा हूं। दूसरे नंबर पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, हिंदी में अभिकारक की सांद्रता। देखो दोनों भाषाओं में मेरे को भी कितना जोर आता है, लेकिन फिर भी अगर आप ध्यान दो तो मेरे को अच्छा लगेगा। सांद्रता ज्यादा तो अभिक्रिया का वेग भी ज्यादा। तीसरे नंबर पे कैटालिस्ट, क्या है? कैटालिस्ट क्या क्यों डालते हैं? ताकि अभिक्रिया जल्दी हो जाए। क्या करते हैं कैटालिस्ट? हाँ, क्या करते हैं कैटालिस्ट, पता है कभी आप लोगों को ये बात पता है? भड़काऊ टट्टू क्या करते हैं? हाँ, दोनों साइड भड़का देते हैं। तेरे बारे में ये कह रही थी, है ना, अच्छा ये कह रही थी, ले जुंडे पाट दो, है ना। तो आज क्लियर कट बात यही है कि अगर आज मेरा बच्चा XYZ कैटालिस्ट की बात करे तो कैटालिस्ट वो लोग होते हैं जो भड़काते हैं, है ना, और भड़का के रिएक्शन को क्या करवा देते हैं, जल्दी। लेकिन मैं बताता हूँ असली बात, पहले तेरे को इस रास्ते से जाना था, यस और नो, A को जाना था B तक, इतना ही बड़ा पहाड़ पार करना था। अब तेरे को जाना है इस रास्ते से। कौन सा रास्ते से फास्ट जाएगा, पहले रास्ते से क्या दूसरे रास्ते से? दूसरा रास्ता तुझे कैटालिस्ट ने बताया। कैटालिस्ट अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को कम कर देते हैं। कौन सी ऊर्जा को? याद रखना, बस नाम याद करना, अभी पढ़ाऊंगा 10 मिनट बाद, ठीक है। तो कैटालिस्ट क्या करते हैं, EA को कम कर देते हैं। EA को इंग्लिश में एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, एक्टिवेशन, और हिंदी में क्या होता है, और सक्रियण ऊर्जा का मतलब है ना, कम हो गया। और उसके बाद में जिससे अभिक्रिया की स्पीड क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद एक आता है चौथे नंबर पे उत्प्रेरक विष, ये तो बता ही दोगे, उत्प्रेरक का विष। हाँ, क्या करेगा बोलो, बस ये तो टाइम पास है। कैटालिस्ट पॉइजन, क्या करेगा कैटालिस्ट पॉइजन, बोला करो, रिएक्शन को फास्ट करेगा कि स्लो करेगा? बस फिर इतनी सी बात है, ये स्पीड को कम करेगा। पांचवें नंबर पे आता है आपके पास में नेचर ऑफ मीडियम, माध्यम की प्रकृति। माध्यम की, मैंने तेरे को पानी में नमक घोलने के लिए कहा, कितनी देर लगी? जवाब दे बस सिर्फ जल्दी से। हाँ, थोड़ी देर भी नहीं लगी, है ना, मिनट में घुल गया। और मैंने तेरे को कहा जब पानी में तेल घोल ले, क्या घोल ले? अब तू बैठा हिलाया जा रहा है, ये और नो। रात होगी, अगला दिन हो गया, गुरुजी तेल घुल ही नहीं रहा, है ना। क्यों? पोलर किस में घुलते हैं? पोलर में। अगर पोलर को पोलर में घोल रहे हो तो वेग क्या होगा? नॉन पोलर को नॉन पोलर में घोल रहे हो तो वेग क्या होगा? ज्यादा होगा। लेकिन अगर पोलर को किस में घोल रहे हो तो फिर वेग क्या होगा? जैसे पानी में नमक तो जल्दी घुलता है, लेकिन तेल पानी में, क्योंकि तेल बनता है कार्बन से, किससे? और कार्बन पानी का दुश्मन। लास्ट आता है जी आपके पास रेडिएशन, छठा, क्योंकि इसके बाद जो दाब का प्रभाव है वो मैंने कल ही पढ़ाया था। रेडिएशन का मतलब होता है विकिरणें। क्या होता है? अगर विकिरणें या रेडिएशन डालोगे तो क्या होगा? बंद टूटेंगे या नहीं टूटेंगे? हाँ, और बंद टूटेंगे तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी? देखो, अब तुम दिमाग चलाओगे तो तुम्हारा दिमाग चलेगा, चुपचाप बैठे रहोगे तो दिक्कत आएगी, है ना। तो रेडिएशन बंद विखंडन करता है, बंद को, हाँ, रेडिएशन तोड़ता है, बंद को
और जितने बंध जल्दी टूटेंगे उतना अभिक्रिया का वेग। 7वें नंबर पे दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया कहाँ जाती है? जहां आयतन पढ़ाया था क्या मैंने, जाकर के पिछले वाले टॉपिक में देखोगे, मैं दोबारा नहीं कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये अभी रिसेंटली हुआ था। दाब के आधार पे कितने प्रकार की अभिक्रियाएं थी? 3 प्रकार की, जिनमें आपने बताना था या तो दाब को बढ़ाना पड़ता है, या दाब को कम करना पड़ता है, या दाब को प्रभावित नहीं होता। चल एक मैं बता देता हूं, N2 प्लस में 3H2 और बराबर 2 अमोनिया। मेरे से पूछेगा इस रिएक्शन में दाब बढ़ाना पड़ेगा, दाब घटाना पड़ेगा, दाब का प्रभाव नहीं पड़ता, पहले घटाना पड़ेगा फिर बढ़ाना पड़ेगा। ये बकवास है चौथा तो। लेकिन आज मेरे को देखना है इधर आयतन कितना है, इधर कितना है। हम हमेशा कहां जाने की बात करते हैं? आगे जाने की बात करते हैं। कोई भी दुनिया में पीछे जाने की बात नहीं करता। कोई चाहता है मैं दोबारा नर्सरी कर लूं? हाँ बोलो बोलो। तो बस फिर हम हमेशा प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, और अगर हमेशा प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो नॉर्मल सी बात है, मुझे किस साइड जाना है? जहां आयतन कम है। तो दाब क्या करना पड़ेगा? तो इस रिएक्शन के लिए प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा। कर लोगे अब ये बात? चलो दोबारा खींच लेते हैं फोटो, कोई बात नहीं। तो ये टोटल है जी फैक्टर अफेक्टिंग, जो मेरे को पढ़ाने थे मैंने पढ़ा दिए, ठीक है जी। अब इसके बाद में अगला टॉपिक आता है जी रेट कांस्टेंट। आराम से मिलते हैं रेट कांस्टेंट से, और दोबारा से मिल लेते हैं द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से। क्या था द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम? इंग्लिश में लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ, जैसे तुम्हें आता है वो बताओ मुझे, तो बस हमें कोई जरूरत नहीं है एग्जैक्ट बताने की, हमें तो सिर्फ समझ आना चाहिए। कितनों को आता है लॉ ऑफ मास एक्शन? बताओ। बिल्कुल सिंपल। हाँ बोल बोल बोल। हाँ, जितने रिएक्टेंट क्या होंगे ज्यादा, हाँ फिर आगे उतना वेग भी क्या होएगा, बस इतना सही है। और अगर तुमने सही से सुनना है तो बताओ, किसी अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के, बकवास बात है ये, क्यों इतना लंबा पढ़ता हूं? मोर द रिएक्टेंट मोर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन, प्रोडक्ट नहीं, रेट ऑफ, बस ये बात करनी है। जितने रिएक्टेंट उतनी स्पीड भी। अगला क्वेश्चन है रेट कांस्टेंट, और रेट कांस्टेंट क्या होता है और इस पे क्या न्यूमेरिकल बनता है वो मैं दिखा देता हूं। फ्री का न्यूमेरिकल है, हिंदी में बोलते हैं वेग स्थिरांक। क्या बोलते हैं? और अब तुमने दर वाली बीमारी लगा दी तो देखो मेरे से फटाफट दर भी लिखा जा रहा है। तो आज मुझे किसी ने कहा सर लिख के दिखाओ वेग स्थिरांक, तो देखो मेरे पास एक अभिक्रिया है ए प्लस में बी और बराबर प्रोडक्ट, ठीक है जी। तो अब मेरे को बताना लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से सही लिख रहा हूं क्या? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, ध्यान से सुनना सर की बात। सर ने लिखा कि रेट जो है वो समानुपाती अभिकारकों की सांद्रता का गुणनफल। समझ आ गया? यही होता है। कोई गलती हो रही है मेरे से? हाँ तुमने देखनी, अगर हो रही है गलती तो तुमने देखनी, मेरे को नहीं दिखती गलती। हाँ, जो आगे छोटा ए और छोटा बी लगाया है सर वो कहाँ चला गया है ना? आगे छोटा ए और छोटा बी आपने नहीं लगाया, तो क्या करूं फिर उनका? थोड़ा सा याद करके बताओ। पावर बना दो। क्या बना दो उनका? क्या बना दो? पावर। तो इतना सही काम था, ए की पावर ए और बी की पावर। अब समानुपाती को हटा दो तो वेग बराबर हो जाएगा के, और ए की पावर ए और बी की पावर, इसे बोलते हैं वेग व्यंजक। ये जो के है उसका नाम है वेग स्थिरांक। क्या नाम है? और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? बस, और कुछ नहीं है, कोई परिभाषा की जरूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इसका एक नाम और होता है विशिष्ट अभिक्रिया वेग। क्या नाम होता है? हाँ बस बस बस। और हिंदी में बोलते हैं स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। मैं सारी चीजें बता के चल रहा हूं, स्पेसिफिक रेट ऑफ। पर ये जो तुमने बनाया है ना, इसको वेग व्यंजक बोलते हैं। ये जो समीकरण बनाई है ये है वेग व्यंजक। क्या है ये? और इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेट एक्सप्रेशन। और ये रेट एक्सप्रेशन किसी अभिक्रिया के लिए देना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि ये प्रैक्टिकल वैल्यू है। अब आज मैं किसी अभिक्रिया के लिए कहूंगा वेग व्यंजक देना, तो तुम कहोगे लो सर इसमें क्या चुटकी बजाती दे देंगे। आप कह रहे हो दे नहीं सकते, और मैं क्या कह रहा हूं 1 मिनट में दे दूंगा मैं। आप लिखो, रिएक्शन लिखो, मैं तैयार बैठा हूं या मैं तैयार बैठी हूं, है ना? तो मैंने एक रिएक्शन लिख दी, इसका वेग व्यंजक दो। तो अब ध्यान से देखो सर, समझो इस बात को कि वेग व्यंजक क्यों नहीं दे सकते। तो इसमें क्या दिक्कत आई है ना?
सर लिखेंगे रेट, रेट समानुपाती N2 की सांद्रता और H2 की सांद्रता। समानुपाती हटा के सर क्या लगाएंगे, K, और पावर क्या लगा देंगे। कोई गड़बड़ हुई इसके अंदर क्या, ये गलत है। क्या है ये, इस गलत को मैं समझा भी सकता हूं। सीधी सी बात का सीधा सा जवाब ये है कि 4 लाडू एक साथ खा जाएगा क्या, बस फिर जवाब आ गया ना। देखो तुम्हारी बात का, तुम्हारी बात का जवाब आ गया। यहां अणु कितने थे, 1 2 4 लड्डू एक साथ खाने हैं, खा जाएगा बस फिर बात, और वो भी मोटे वाले हो रहे हैं। इसीलिए ये रिएक्शन कह रही है कि अणु तो 4 हैं पर चारों एक साथ अभिक्रिया में भाग। इसके लिए तुझे जाना पड़ेगा लैब में। लैब में इस रिएक्शन को करा के देखना पड़ेगा कि एक बार में कितनों की टक्कर हो रही है। एक बार में इसका एक और इसका एक आ रहा है तो या 1 और 1 लिख देना, इसका एक और इसके 2 आ रहे हैं तो 1 और 2 लिख देना, इसका एक और इसका आधा आ रहा है तो इसका 1 और आधा, आधा भी आता है हमारे पास, दिखाऊंगा कैसे आता है वो भी दिखाऊंगा, लेकिन ये बात समझ में आ गई। तो वेग व्यंजक एक प्रैक्टिकल वैल्यू है, क्या है, और प्रैक्टिकल वैल्यू हमेशा कहां होती है, लैब में जाकर, इसलिए हम कभी भी इसको नहीं दे सकते। चलो अब मैं दिखाता हूं, ये एक अणु है और ये दूसरा अणु है। चलो अणु गए बाढ़ में, ये एक ट्रक वाला और ये दूसरा ट्रक वाला, दोनों की खोपड़ी सनक गई। आज तो टक्कर मार के ही छोड़ेंगे, समझ आ रहा है। सवाल नंबर 1, टक्कर होने के कितने % चांस है, 100% है ना। जो इसकी खोपड़ी सनक गई, इसकी भी सनक गई, सारा कुछ ही हो जाए, ये अणु ए और ये अणु, आज तो ठा हो गई, बजा के छोड़ेंगे, है ना, तो 100% है। अब अपना दिमाग चलाने वाली बात है, अब ध्यान चलोगे तो। अब तीसरा और आ गया ट्रक वाला। पहले तुमने प्रोबेबिलिटी कितनी बताई, अब टक्कर 3 ट्रक वाले हैं, तीनों की खोपड़ी सनक गई, क्या टक्कर मार के छोड़ेंगे, प्रोबेबिलिटी कितनी है, अभी भी 100 ही है, टक्कर होके छूटेगी। लेकिन सर ने शर्त भी डाल दी एक, शर्त तो सुन लो मेरी, जिस टाइम टक्कर होएगी उस टाइम ए भिड़ना चाहिए बी से भी, और सेम टाइम पे सी भिड़ना चाहिए और बी भिड़ना चाहिए सेम टाइम पे, एक साथ तीनों की टक्कर। प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। सर ये तो आपने मुश्किल सवाल दे दिया। अब सोच के देखो, 3 ट्रक एक साथ भिड़े, पर क्या प्रोबेबिलिटी 0 है, 0 तो नहीं है। हाँ सर हो तो सकता है, हो तो सकता है, पर अब एक ट्रक और आ गया, कौन सा ट्रक, अब फिर से टक्कर की प्रोबेबिलिटी तो क्या है, 100 है, लेकिन शर्त क्या है, सेम टाइम पे ए किससे भिड़ेगा, बी से, सी से, और अब प्रोबेबिलिटी कितनी है, ऐसी टक्कर संभव नहीं। इसलिए केमिस्ट्री कहती है एक साथ मैक्सिमम कितने टक्कर कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं। मैं तो हर चीज समझा सकता हूं, मेरे बस में सिर्फ इतना है। पर अभी अब मेरा एक क्वेश्चन तुम्हारी जेब में पेंडिंग रह गया, और वो मेरा क्वेश्चन ये है कि सर अगर रेट एक्सप्रेशन को हम नहीं बता सकते तो कैसे बताएंगे, तो वो मैं आगे बताऊंगा। तो रेट एक्सप्रेशन या वेग व्यंजक को, हाँ जी, डायरेक्ट नहीं बताया जा सकता। वेग व्यंजक को हाँ डायरेक्ट नहीं बता सकते। समझ आ गया ये बात आपको, कैसे बताएंगे मेरे पे छोड़ दो, बिल्कुल मैं बताऊंगा, 2 मिनट क्लियर को। लेकिन उससे पहले हम के पास चलते हैं। किसके पास, अगले नंबर पे है यूनिट ऑफ के। तो यूनिट ऑफ के मैं आपको याद करवा देता हूं। के बताता है वेग को, किसको, और वेग निर्भर करता है कि कितने अभिकारक आए। एक अभिकारक आया कि 2 आए कि 3 आए कि 4 आए, है ना, इस पे डिपेंड करता है। एक अकेला सॉरी एक अकेला भाग ले रहा है तो स्पीड क्या होगी, स्लो। 2 की टकरे हो रही है तो स्पीड क्या होगी, ज्यादा। तो यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ हिंदी में के का मात्रक, के का मात्रक निर्भर करता है अभिक्रिया की कोटि पर। किस पे निर्भर करता है, हाँ अभिक्रिया की कोटि, इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देनी आ जाएगी तो वेग व्यंजक भी देना आ जाएगा। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
अभी कोटि क्या होती है, भाड़ में जाए। फिलहाल अभिक्रिया की कोटि या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को n से दिखाते हैं, और k का यूनिट होता है मोल प्रति लीटर की पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। सेकेंड जरूरी है टाइम सेकेंड में हो, जवाब देना यस और नो। जब मिनट में हो तो मिनट आ जाएगा, ठीक है, जब घंटे में हो तो। अब ऐसा करते हैं, n क्या है। हाँ भाई, जो हेड डाउन करके बैठा है इधर आप, ऐसे मत बैठा करो क्लास में यार, बोला करो साथ साथ। मैं बहुत सिंपल बातें बता रहा हूं, और रोज का क्वेश्चन हो रहा है, देख ले रोज का। और ये ऐसा क्वेश्चन है कि तू अपने आर्ट्स के भाई को लाए ना, किसी आर्ट्स वाले भाई को, मैं उसके मुंह से निकलवा दूं आंसर, शर्त लगवा ले। ये इतने आसान सवाल है, अगर नहीं विश्वास होता तो किसी को बिठा के दिखा देता हूं तुम्हारे को। बट इफ यू आर न्यूट्रल, तो फिर कोई भगवान की ताकत, कहते हैं दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं समझा सकती। प्लीज बार बार कह रहा हूं, आपका नुकसान है। तो मोल 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। n क्या चीज है बोलो, शाबाश, मात्रक। और चलिए अभिक्रिया की कोटि, कोटि अभिक्रिया की। चलो, अगर मेरे पास पहला केस है, केस फर्स्ट, अगर n बराबर क्या हो जाए, शून्य कोटि अभिक्रिया। कौन सी कोटि? कोई बड़ा काम तो नहीं लिखा कि n बराबर 0 होता है तो शून्य कोटि अभिक्रिया। इंग्लिश में क्या बोलूं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या हो? तो कल को अगर मैंने तेरे को बता दिया कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, तो क्या तुम k का मात्रक नहीं बता सकते? सिर्फ मान ही तो रखना है। बताओ फिर k का मात्रक। मैं नहीं बताऊंगा। k का मात्रक बन जाएगा K0, मोल प्रति लीटर की पावर 1 माइनस और सेकंड इनवर्स। हाँ या ना बोलो? क्या मात्रक हुआ? और खतरनाक बात बताऊं, ये मात्रक अभिक्रिया के वेग का है। और एक शानदार क्वेश्चन जो आज बताने के बावजूद भी गलत करके आओगे, किस कंडीशन पर, किस स्थिति पर अभिक्रिया के वेग का मात्रक और वेग स्थिरांक का मात्रक बराबर हो जाता है? तो जवाब क्या है? शून्य कोटि अभिक्रिया में। कौन सी अभिक्रिया में? शून्य कोटि में। जो तेरा मात्रक वो ही मेरा मात्रक। बस इतना सा सवाल है। तो याद रखना इस बात को कि ये मात्रक किसका है? ये ही वेग का मात्रक है। यस और नो? दिस इज द यूनिट ऑफ रेट, है ना। अब अर्थात इट मीन्स, क्या मतलब हुआ इसका मतलब? इट मीन्स जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होने पर k का मात्रक और वेग का मात्रक क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। ये बात याद रखनी है। सिर्फ एक ही कंडीशन है। तो किस कंडीशन में? तो इसका मतलब है अर्थात, लिख देता हूं, अर्थात हाँ जी, शून्य कोटि अभिक्रिया में, शून्य जीरो ऑर्डर रिएक्शन में वेग तथा k का मात्रक सेम होता है। वेग तथा k का मात्रक हाँ समान होता है। कर लोगे अब ये बात? अब बताओ दूसरी कंडीशन, अगर ऑर्डर होती फर्स्ट ऑर्डर, क्या होती? बताओ जी। सेकंड नंबर पे, यदि n बराबर क्या है? एक। कौन से ऑर्डर की है ये? प्रथम कोटि अभिक्रिया है ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो बताओ 1 में से 1 गया, जिसकी पावर 0 उसकी वैल्यू, अब कई दिन हो गए ये बात बताते हुए, हाँ 1, तो सिर्फ क्या रह जाएगा? सेकंड इनवर्स। क्या रह जाएगा? क्योंकि 0 का मतलब मेरा मान 1 हो जाएगा, 1 से मैं किसी को भी गुणा करूंगा तो वो वैसा ही रहेगा। तो मेरा मात्रक या तो क्या है? सेकंड इनवर्स। या बोलो, हाँ बिल्कुल तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं मैं तो। या बोलो घंटा इनवर्स, या बोलो दिन इनवर्स, और या बोलो महीना इनवर्स, या बोलो साल इनवर्स। तो कल को मैं बता दूं कि एक अभिक्रिया के अंदर k का मात्रक, किसका मात्रक? साल इनवर्स है, तो वो कौन से कोटि की अभिक्रिया है? बता दोगे? तो बता देता हूं, आगे आने वाले टाइम में जद्दोजहद होने वाली है कोटि को काटने के लिए। क्योंकि जब कोटि से रेट एक्सप्रेशन पता लग रहा है, और रेट एक्सप्रेशन प्रैक्टिकल वैल्यू है, तो कोटि भी प्रैक्टिकल वैल्यू है। तो तू कैसे बताएगा? क्या मैं तुझे लैब में जाने दूंगा पेपर करते वक्त? तू कह दे सर 2 मिनट मुझे लैब में जाने आने दो, फिर देखो मैं इस क्वेश्चन की ऐसी तैसी कर दूंगा, है ना। और वो मास्टर क्या कहेगा? पेपर दे ले, फिर तू लैब जाइयो, लंदन जाइयो, जहां मर्जी जाइयो, है ना, पेपर दे के जाइयो। क्लियर कट बात है, मुझे लैब में कोई भी जाने। तो अब मुझे क्या करना है? अगर मुझे k का मात्रक पता लग जाए, दिन इनवर्स या सेकंड इनवर्स, तो मैं बता दूंगा कोटि कौन सी है।
अगर मुझे के का मात्रक पता लग जाए, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, तो मैं बता दूंगा कितने कोटि की है। तो अगला केस तुम बता दो, केस थर्ड क्या होएगा? बोलो बोलो बोलो। जब n बराबर क्या है, कौन से ऑर्डर की है? ये लो जी, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन। अब K2 बराबर क्या हो जाएगा? मोल प्रति लीटर की पावर 1-2। और 1-2 का मतलब बताओ थोड़ा सा मेरे को। इधर भी -1 और इधर भी, और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? थैंक यू मेरे बेटे। और आगे के लिए तुझे जरूरत नहीं है, अब सिर्फ साइन को बदलता जा। -1 की जगह 1 की जगह, और ये सेम। अब कोई कहते चौथी कोटि की होती नहीं, पहली बात तो तुम ही ने कहा था चौथी कोटि की नहीं होती, पर कोई चालाकी दे दे के 1.5 पूछ ले तो मैं बता दूंगा, मुझे क्या एतराज है, मैं बता दूंगा 1.5 को माइनस करके। यस और नो? क्या हो जाएगा? आइडिया लगा लो। मोल, हाँ जी बोलो बोलो, 0.5 लीटर और सेकंड। ये स्पेशल केस है, ये मैंने बता दिया है, ठीक है जी। जब आगे समझाऊंगा तब डिटेल है, वरना जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के लिए सवाल समझ आ गया? ये समझ आ गया कि किस कंडीशन में अभिक्रिया का वेग का मात्रक और वेग स्थिरांक का मात्रक एक जैसा होता है। कौन सी कंडीशन में? जब रिएक्शन कौन से ऑर्डर की हो। वो 4 ऑप्शन लिख देगा, ठीक है जी। 2 मिनट मुझे सांस लेने दो यार, मेरी तबीयत थोड़ी ढीली है, सिर्फ 2 मिनट। हाँ, अब पूछो पूछो, जो सवाल पूछना होता है पूछा करो, कोई मना नहीं। अब मैं आपको बताऊंगा अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यता, 2 चीजें बताऊंगा। इसके बाद आता है अणुसंख्यता, बड़ा आसान सा टॉपिक। इंग्लिश में मॉलिक्यूलरिटी, हिंदी वाले बोल के बताओ वर्ड में क्या मतलब समझ आ रहा है, अणुसंख्यता में क्या मतलब समझ आ रहा है। बस इतनी सी तो बात थी, आधी केमिस्ट्री तो मतलब से समझ आ जाती है। अणुसंख्यता होता है अणुओं की, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की। जैसे यहां पे अणुसंख्यता कितनी थी, पर क्या चारों टक्कर मार पा रहे थे? इसे अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। अणुसंख्यता तो तू आंखों से जाके देख के बता दे, गुरुजी ट्रक तो 4 खड़े हैं, लेकिन टक्कर कितने मारेंगे ये कब पता लगेगा? बोलो बोलो बोलो। आज मैंने कहा जा देख क्या ट्रक कितने खड़े, तो तू फटाफट गया भागा भागा। अच्छा, एक ट्रक खड़ा है N2 का और 3 किसके खड़े हैं? H2 के। तो टोटल ट्रक कितने खड़े? अब ये देख के आने में दिक्कत आई क्या? लेकिन अब कितने ट्रक एक साथ टक्कर कर रहे हैं, इसके लिए तो जब गेम चालू होएगा तब पता लगेगा ना। गेम चालू होने का मतलब जब अभिक्रिया क्या होगी? स्टार्ट होएगी। और अभिक्रिया कहाँ स्टार्ट होती है? लैब में। तो अब तेरे को लैब में जाकर बताना पड़ेगा। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है जिसमें मेरे बच्चे को जोर नहीं आता, अगर आप ध्यान दोगे तो मैं याद करा के घर भेज दूंगा। मॉलिक्यूलरिटी का मतलब होता है अणुसंख्यता, और अणुसंख्यता बराबर होता है अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या। बस ये आपका एक सैद्धांतिक मान है। क्या है? थ्योरेटिकल वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है? हाँ, थ्योरेटिकल वैल्यू है, जो कि डिपेंड किस पे करती है? जो कि बात डिपेंड करती है सिद्धांतों पर। किस पे डिपेंड करती है? सिद्धांतिक वैल्यू है, या दिस इज ए थ्योरेटिकल वैल्यू। हाँ, यही स्पेलिंग है। आलो जी, थ्योरेटिकल वैल्यू आंखों से बता सकते हैं या कैलकुलेट करके बता सकते हैं। अणुसंख्यता कभी भी 0, अणुसंख्यता कभी भी पॉइंटों में। कल को तू कहते 2.5 अणु आ रहे हैं, नहीं, ये बातें तेरे को पता होनी चाहिए। और ये बात पता भी है, आधा अणु मिल जाएगा। मैं पहले दिन से पढ़ा रहा हूं, अभिक्रिया में लिखना है तो आधा अणु मिल जाएगा, पर वैसे आधा अणु है ना। याद करो, मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, केले वाले को क्या कह रहे हैं? आधा केला दे दे, है ना। अगले ने थप्पड़ मार दिया था, आधा केला दे देगा, आधे का क्या करूं, तू खा ले, हैं? फिर वो तेरे को भगा देगा वहां से। चलो कोई बात नहीं। तो अभिक्रिया में
भाग लेने वाले अणुओं की संख्या, भाग लेने वाले अणुओं की संख्या। क्वेश्चन समझ आया? किसी ने मेरे को बोला रिएक्शन करके बताओ, तो मैंने लिख दिया NH4 और NO2, इसको गर्म कर दिया तो N2 बन गया और 2 H2O बन गए। अमोनियम नाइट्रेट का अपघटन कितने भाग ले रहे हैं बता दो, कितने जने भाग ले रहे हैं? फिर तो तुम NaCl को भी 2 ही बोलोगे। नमक 2 होते हैं सर, एक Na होता है उसमें, एक Cl होता है सर उसमें। तुम्हारा क्या जाता है, तुम कुछ भी बोल सकते हो, तुम्हारा क्या है। पर जिसको Na और Cl अलग अलग दिख जाए वो ले आना मेरे पास भी, मैं भी देखना चाहता हूँ। बेकरार हूँ NaCl के अंदर Na और Cl को अलग अलग देखने के लिए, मैं भी बेकरार हूँ। ठीक है जी। दूसरे नंबर पे ये है एक अणुक अभिक्रिया। कौन से अणुक? एक अणुक, इंग्लिश में बोलते हैं यूनिमोलिक्यूलर। क्या बोलते हैं? अब अगर 2 अणु भाग ले तो H2 प्लस में बोलो I2 और बराबर, इसको लिख दूं कि अभिक्रिया की कोटि कितनी है? अभिक्रिया की कोटि कितनी है? हाँ जी सॉरी, अभिक्रिया की कोटि क्या, अणु संख्या कितनी है? 2, आंखों के आगे दिख रहा है ना। और इसी तरीके से मेरे को किसी ने कहा सर एक और रिएक्शन बता दो जिसमें 3 आ जाए, तो 2NO प्लस O2 बराबर 2NO2। 2NO प्लस O2 बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे अणु संख्या या मोलिकुलरिटी कितनी है? बोला करो बोला करो। 3 है। तो ये पेपर में कभी नहीं आने वाली। जो शक्ल देख के पता लग जाती है वो मैं क्या पूछूंगा तेरे से, कुछ नहीं पूछना मेरे को तेरे को उससे। अब मेरे को पूछना है अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हिंदी में क्या बोल रहा हूं? अभिक्रिया की कोटि। पहले नंबर पे ये एक प्रैक्टिकल वैल्यू है। क्या है ये? हिंदी में प्रायोगिक मान। क्या है ये? और जो प्रायोगिक मान है वो बिना लैब में जाए पता 1 2 3 4 10, बस जो मैंने 10 एक रिएक्शन रट्टे मार रखी है उनकी कोटि तो मैं बता दूंगा तुम्हें। इसकी 0 है, इसकी आधा है, इसकी 25 पैसा है ना। और जिनकी मुझे याद और तुमने कोई नई ला के रख दी, गुरुजी इनकी कोटि बताइयो, तो गुरुजी का भी सरेंडर है। और जब गुरुजी का सरेंडर है तो तुम्हारा तो उससे पहले सरेंडर है। यस और नो? तो ये किसी का बाप नहीं बता सकता बिना लैब में जाए। किसी अभिक्रिया की कोटि कब बता सकते हो? जब मैं तुम्हें मान बता दूं। क्या बता दूं? कि ऐसे करने पर ऐसा हो जाता है और ऐसे करने पर वैसा हो जाता है, तो तुम कोटि निकाल दोगे। तो कोटि निकालने के रास्ते बताऊंगा, लैब तो ले जाऊंगा नहीं, ये तो मानते ही हो ना। पर कोटि हम किसी भी अभिक्रिया की डायरेक्ट। दूसरे नंबर पे ये 0 हो सकती है, ये 0, और ये पॉइंटों में भी हो सकती है, 0.5 भी हो सकती है पॉइंटों में। याद रख लो ये बात। कैसे? वो मेरे पे छोड़ दो। ऊपर तो समझा दिया था ना वो पॉइंटों में होंगे और ना ही वो। अब दिखा देता हूं कैसे। पर पहले नंबर पे होती क्या कोटि मैं बताऊं? अभिकारक के वे अणु जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। अभिकारक के वे अणु जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं, बस इतना सा याद करना है। मतलब जिनसे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा या घट जाएगा। बिल्कुल। दोज रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स which affect the rate of reaction, which affect the rate of। अब मैं दिखा देता हूं जी कैसे। अब मैंने एक सिंपल सी रिएक्शन दी, इधर आ जाओ समझने के लिए। मैंने कहा H2 प्लस में Cl2 और बराबर 2 HCl। साफ दिख रहा है अणु संख्या कितनी है? 2। अभी तक जो मेरा ज्ञान था वो उसके हिसाब से अभिकारकों को बढ़ाऊंगा तो टक्करें बढ़ जाएंगी, वेग भी। अभी तक का जो ज्ञान था वो ये था कि हमेशा अभिकारकों की सांद्रता अभिक्रिया को प्रभावित करती है। तो देखो ये अब मजेदार बात दिखाता हूं। इस रिएक्शन के लिए मैंने सोचा कि अगर मैं क्या दे दूं, रेट एक्सप्रेशन दे दूं, तो रेट एक्सप्रेशन बराबर के के बाद में H2 की पावर भी 1 और Cl2 की पावर भी, कोई गलती नहीं है। लेकिन ऑब्वियस है ये इस बात पे डिपेंड करता है कि प्रैक्टिकल वैल्यू क्या है। फिर मैं लैब में गया। कहां गया? मान लो लैब के अंदर 1 घंटे में 10 मोल बन रहे थे। कितने मोल?
तो स्पीड कितनी हो गई? 10 मोल प्रति घंटे के हिसाब से HCl बन रहे हैं। तूने क्या डाल दिया, जल्दी बोल? H2 फालतू डाल दिया, सांद्रता बढ़ा दी। अब 10 मोल की बजाय कितने मोल बन रहे हैं? स्पीड बढ़ी कि नहीं बढ़ी? H2 पे रिएक्शन निर्भर कर रही है कि नहीं कर रही? ये ले, ठीक है। अब तुमने Cl2 डाला, पहले कितने बन रहे थे? Cl2 डालते भी कितने बन रहे हैं? बताओ, रिएक्शन बढ़ी कि नहीं बढ़ी? मतलब ये इस पे भी डिपेंड। समझ आ गई? कितना सिंपल सा सवाल है। लेकिन अब मान लो मैंने रिएक्शन दोबारा से शुरू करी, मान लो मैं इसी रिएक्शन को करा रहा हूं और वो पहले वाले सिर्फ सोचने के लिए बताए थे, है ना, और मैंने H2 की सांद्रता डाली। हाँ जी, 1 घंटे में पहले कितने मोल बन रहे थे, अभी भी कितने बन रहे हैं? इसका मतलब क्या है? हाँ बोलो, जो तुम्हें समझ आता है वो बताओ। कि अभिक्रिया का वेग हाइड्रोजन की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। तो अब मुझे यहां क्या लिखना पड़ेगा? ये कैसे पता लगा? लैब में जाके करके देखा। और अब असलियत बता दूं, क्योंकि मेरे को तो याद है ना ये रिएक्शन, मैंने तो करके देखी हुई है, समझ दो। असलियत ये है कि ये अभिक्रिया कितने बना रही है 1 मोल में? 10 घंटे। तो ये जाकर तुम्हें चैलेंज कर जाएगी, जा तेरे में दम है ना तो 10 के 11 करके दिखा दे। अब तुम अपनी चोड़ में है ना, ऐसे कैसे देख, है ना, हम तो बढ़ा देंगे स्पीड को, क्योंकि तुमने तो रटा मारा होता अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है ना। या अभिकारक ज्यादा होंगे तो टकले भी ज्यादा होंगी, टकले ज्यादा होंगी तो है ना स्पीड भी क्या होगी। तुमने ला के ड्रम डाल दिया, पूरा फुल भर दिया, है ना, फुल हाइड्रोजन की सांद्रता फुल, और अभी भी दोनों की सांद्रता बढ़ाने पर स्पीड कितनी है भाई? घंटे में 10 मोल ही बन रहे हैं। मतलब ये तो हाथी चाल है ना। कुत्ते भौंकते रहेंगे, है ना, और हाथी चलते रहेंगे। क्या तू स्पीड बढ़ा पाया? इसका मतलब क्या समझ आ रहा है? कि ना तो अभिक्रिया का वेग हाइड्रोजन की सांद्रता पर डिपेंड कर रहा और ना ही। तो जब अब तुम इसको लिखने जाओगे तो कैसे लिख के आओगे? ये इस रिएक्शन की असलियत है। लेकिन ये असलियत मैंने समझाई है, लैब में ले जाके दिखाई है तुम्हारे को, कि लैब में जाओगे कल को 1 घंटे में 10 मोल बन रहे हैं तो जो मर्जी कर लेना, चाहे तू वहां डांस कर लेना, चाहे धमकी दे देना मैं सुसाइड कर रहा हूं, जल्दी से 11 मोल बना दे, है ना। ये कहेंगे जा मर, है ना। हम तो 1 घंटे में, इसका मतलब ना इस पे डिपेंड और ना ये कौन से कोटि की अभिक्रिया है। समझ आ रही है बातें? तो शून्य कोटि की अभिक्रिया कौन सी होती है? जिनका अभिक्रिया वेग किसी भी अभिकारक की सांद्रता पे। लेकिन तुम्हें कैसे पता लगा? कि तुम्हें सर ने बताया लैब में ले जाके, कि मैंने डाल के देखी थी H2 और Cl2, ना H2 से स्पीड बढ़ी ना Cl2। अब समझ आ गया? अब ये जो वेग व्यंजक है ये तुम्हें लिखा हुआ मिलेगा, और जब यह लिखा हुआ मिलेगा तो तुम्हें कोटि बतानी होगी। तो आज ही बता देता हूं, कोटि बराबर पावर का योग। कोटि बराबर, ये पहला पॉइंट है। एक तो पीछे बता दिया, कोटि बराबर के का यूनिट। के का यूनिट या मात्रक क्या लग जाए, पता लग जाए तो क्या कोटि बता दोगे? अभी बताया ना के यूनिट। लेकिन दूसरा तरीका क्या है? पावर का, इस पावर को जोड़ के कोटि पता लगेगी। कितनी बातें बढ़ा दी, जल्दी बोलो? 2 बता दी। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने पहले नंबर पे रिएक्शन दी H2 प्लस I2 नहीं, H2 प्लस Cl2 और बराबर क्या हो जाएगा? 2 HCl। इसके लिए मैंने लिख दिया रेट। रेट इज प्रोपोर्शनल टू, ये चलो प्रोपोर्शनल बिठाते हैं, इज इक्वल टू के H2 की पावर 0 और Cl2 की पावर 0, है ना। और यहाँ पे कोटि कितने की है? 0 ऑर्डर। कौन से रिएक्शन की है? 0 ऑर्डर। पर ये पता कैसे लगा? तो प्रैक्टिकल से पता लगा। अभी तुम्हें सिर्फ हाँ जी याद करवाया जा रहा है, अच्छा ये ऐसी रिएक्शन होती है, अच्छा ये वैसे होती है। उसके बाद में मैं 2-3 एग्जांपल और दे देता हूं ताकि तुम्हें अच्छा लगे, हमारे को रिएक्शन समझ में आ गई। अब अगर मैं तुम्हें नेक्स्ट नंबर पे एक रिएक्शन और दे दूं, ये मैंने रिएक्शन दे दी तुम्हारे को कोटि के हिसाब से 2nd ऑर्डर की, ये लो जी H2 और I2 वाली। अब देखो मजेदार बात, H2 और I2 की रिएक्शन दोनों पे डिपेंड करती है। बराबर 2 HI। अगर मैं यहां लिख दूं रेट बराबर, तो रेट बराबर क्या हो जाएगा? के H2 की पावर 1 और Cl2 Br2 की पावर भी, या I2 की पावर भी 1। जिसके आगे कुछ नहीं लिखा होता उसके आगे 1 मानते हैं। 1 कितने कोटि की हो जाएगी बोलो? 2 कोटि की। और एक आपको मैं पॉइंटों में भी बताता हूं। लो जी ये रिएक्शन ये रही,
H2 प्लस Br2, ये देखो तीनों भाई बहन कितने डिफरेंट हैं। H2 प्लस में Br2 बराबर 2HBr। इसके लिए जब आप लोग रेट देने लगोगे तो रेट बराबर यहाँ लिखा हुआ मिलेगा वेग व्यंजक, और वेग व्यंजक लिखा हुआ मिल जाए तो कोई समस्या नहीं है। आधा आधा बराबर हो जाएगा 1 प्लस आधा, और 1 प्लस आधा बराबर कौन से कोटि की? हाँ, 1.5 कोटि की। अब ये 1.5 कोटि कैसे आती है वो मैं समझाऊंगा, पर फिलहाल तुम्हें पता लग गया। अगर किसी भी अभिक्रिया का वेग व्यंजक दे दूं, ये लो जी, अभिक्रिया A प्लस बी प्लस सी बराबर प्रोडक्ट, क्वेश्चन देख लो, के लिए रेट एक्सप्रेशन दे दिया। क्या दे दिया? बस 2 मिनट का काम है, ध्यान से देखो। और वो रेट एक्सप्रेशन है के ए की पावर 0.5, या चलो 1/2, बी की पावर 3/2 और सी की पावर 3/4। तो कोटि बताओ, तो ऑर्डर या कोटि बताओ, बता दोगे या नहीं बता दोगे? मैं लिखूंगा कोटि बराबर होता है पावर का योग। क्या होता है? हाँ, एडिशन ऑफ पावर। बस, तो आज के बाद अगर हाँ जी क्या मिल जाए? वेग व्यंजक मिल जाए तो सिर्फ मुझे बच्चों वाला क्वेश्चन करके आना है। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा, और उस डायरेक्ट क्वेश्चन में सिर्फ पावर को एडिशन देना है। तो एडिशन ऑफ पावर कितना है जी? एडिशन ऑफ पावर बताओ। 1/2, 3/2, 1/2 होता है आधा, हाँ ना बोलो। 3/2 कितना होता है? और 3/4 कितना होता है? 75 होता है। यस और नो? कितना हो गया ये? 2.25। यस और नो? 2 और 2.25, तो तेरी कोटि कितने की हो जाएगी? 2.25। यहां तक सवाल समझ आ गया? अब बच्चा ये पूछ रहा होता है यार ये कोटि आधी कैसे हो गई, है ना? सिर्फ ये बता दो ये कोटि आधी कैसे हो गई। तो मैंने कितने रास्ते बता दिए कोटि को बताने के, कोटि को बताने के रास्ते, है ना? कोटि को बताने के तरीके या मेथड। पहला, के का यूनिट देखकर, के का, हाँ के का यूनिट देख लोगे, जल्दी बोलो। के यूनिट सिर्फ तुम्हारे पास में 2 या 4 हैं। दूसरा मेथड, हाँ बोलो बोलो, एडिशन ऑफ पावर, या पावर को ऐड करके। यस और नो? पेपर में। और तीसरा तरीका न्यूमेरिकल। क्या है जी? जो मैं कराने जा रहा हूं, करा दूं न्यूमेरिकल? बिल्कुल बच्चों वाला न्यूमेरिकल आएगा, साला हवा में कर दूंगा ऐसा न्यूमेरिकल आएगा। लेकिन जिनको नहीं आता उनके लिए तो फिर चींटी भी आती होती है ना? अब आ जाओ जी, क्वेश्चन दे रहा हूं। A प्लस बी बराबर प्रोडक्ट, इस रिएक्शन में A की सांद्रता, A की 10 गुना करने पर, या चलो A की सांद्रता 9 गुना करने पर, 9 गुना करने पर कंसंट्रेशन बढ़ा दी कितने टाइम्स? 9 टाइम्स। वेग 3 गुना बढ़ जाता है। वेग, क्या वेग निर्भर कर रहा है कि नहीं कर रहा? बोलो बोलो, ए पे निर्भर कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है गुरुजी। सांद्रता बढ़ाने पे वेग बढ़ रहा है। तथा बी की सांद्रता, बी की 4 गुना बढ़ाने पर, कितने गुना बढ़ाने पे? 4 गुना बढ़ाने पर वेग 16 गुना बढ़ जाता है। कितने गुना? वेग व्यंजक भी दो और कोटि भी बताओ। अब तुम पूछ रहे थे ना वेग व्यंजक कैसे दूंगा, तो वेग व्यंजक बता रहा हूं, देख कैसे देगा। और अगर वेग व्यंजक दे देगा तो कोटि तो चुटकी बजाती दे देगा। यस और नो? क्योंकि कोटि बराबर वेग व्यंजक के सांद्रता पदों की घातांकों का योग। कितना मुश्किल शब्द है ना? और शॉर्टकट क्या था? पावर को ऐड करके। यस और नो? चलो, बढ़ जाता है तो वेग व्यंजक व कोटि बताओ। वेग व्यंजक व, इंग्लिश में क्या क्या देना है? रेट एक्सप्रेशन और ऑर्डर ऑफ
रिएक्शन बराबर फाइंड आउट। क्वेश्चन समझ आ गया? आराम से देखो, ये क्वेश्चन आएगा। मैं कोटि में झांक लूं तो ये क्वेश्चन जरूर आएगा। रिएक्शन कितनों को दिख रही है, जल्दी बताते जाओ। दिख रही है क्या रिएक्शन? ए प्लस में बी बराबर, बोलो बोलो, प्रोडक्ट। अगर मुझे इसका वेग व्यंजक देना है तो रेट बराबर के, ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई। ऐसे मान लो मुझे क्या ढूंढ के लाना है, एक्स और वाई। ये लिखने में दिक्कत है किसी को? वेग बराबर के तो लगेगा ही लगेगा, ए की पावर बी की पावर, जो जो दिख रहा है वैसे वैसे बोलते जाओ, यस और नो। और जैसे जैसे बोलते जाओगे मैं बताता जाऊंगा। अब आराम से देखना, कोई किसी के रास्ते में तो नहीं हूं। ये लो जी, अब आराम से बताना। पहले ए के संदर्भ में बात करते हैं। ए के संदर्भ में या लिखते हैं वेग। क्या लिखते हैं? वेग है ये लो, तुम्हारे लिए हिंदी मीडियम के लिए भी लिख देते हैं। वेग बराबर ए की पावर एक्स, बस ए की सांद्रता की पावर बस। अब देखना कितनी जल्दी। मैथ में कमजोर हो मुझे भी पता है, लेकिन सिंपल बातें सिंपल होती है। मुझे पढ़ के बताओ वेग कितना बड़ा ए का और सांद्रता कितनी बढ़ाई ए की। जो जो जैसे जैसे पढ़ाओगे मैं वैसे वैसे लिखता जाऊंगा। और फ्री का सवाल है, अगर दिमाग नहीं चला रहे तो अलग बात है, बाकी तो फ्री का सवाल है। हाँ, सांद्रता कितनी बढ़ाई? 9 गुना, तो 9 की पावर एक्स है ना। और वेग कितने गुना बढ़ा? 9 की पावर कितनी लगाऊं कि वो 3 बन जाए? चलो 3 की पावर कितनी लगाऊं कि वो 9 बन जाए? क्या बात कर रहे हो यार? 3 की पावर कितनी लगाऊं कि वो 9 बन जाए? 3 लगा दो। देखा, आज फिर तुम वही काम कर रहे हो। आज तुम फिर वही काम कर रहे हो। 3 की पावर 3 लगा दो। भाई जी 3 तिया 9 होता है, कितनी बार पढ़ा दिया। हाँ, ये सिर्फ एक चालाकी जो करके दिखा रहा हूं, मैं हमेशा करके दिखाता हूं। 3 की पावर 3 9 नहीं होता, क्या होता है? तो 3 की पावर क्या लगाऊं कि वो 9 बन जाए? अब 9 का क्या करूं कि वो 3 बन जाए? अंडर रूट कर दो। और अंडर रूट का मतलब होता है आधी पावर। क्या मतलब होता है? लो जी, ये तो मैंने बता दिया, अगर नहीं पता था तो। ठीक है, तो अब x कितना हो जाएगा? आ गया आधा। कोटि आधी कैसे होती है? ऐसे होती है कोटि। कोटि आधी हो सकती है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि तू 10 गुना सांद्रता बढ़ा रहा है तो वेग भी 10 गुना बढ़े। हो सकता है वेग 100 गुना बढ़ जाए, और हो सकता है वेग आधा बढ़े। यस और नो? जैसे तूने अभी कहा कि सर सांद्रता तो 9 गुना बढ़ाई और वेग सिर्फ कितना बढ़ा? 3 गुना बढ़ा। पर तू ये तो नहीं कह सकता ना, ए को बाहर काट दो, साला कम बढ़ा रहा है, वेग बढ़ा तो रहा है, वेग निर्भर तो कर रहा है। दैट्स ऑल। और अब दूसरे वाले के लिए चलो, क्योंकि तुम एक्स तो निकालना है। अब एक्स तो मुझे पता लग गया आधा है। अब क्या करें? चले दूसरे वाले के लिए सेम करना है। बोलो जो सेम टू सेम। चलो यहां कर देता हूं। हाँ, वेग बराबर बोलो, वेग बराबर बी की पावर वाई, बी की सांद्रता की पावर। आराम से बताओ वेग के नीचे क्या लिखूं? तुमने बोलना है, मैं नहीं बोलूंगा, मैं पढ़ाऊंगा भी नहीं। और बोलो 16 लिखना है। और यहां कितना लिखना है? अब 4 की पावर क्या लिखूं कि वो 16 बन जाए? 4 की पावर 4 तो नहीं कह दोगे? 4 चौके 16 बिंगो, मतलब बिंगी पावर भी 4 तो 16। ऐसे मत करना बस। 4 की पावर नहीं तो तुम 4 चौके 4 की पावर 4 ही चढ़ा देते, मुझे पता है। क्या तुझे x भी मिल गया और क्या तुझे y भी मिल गया? अब तू क्या वेग व्यंजक दे सकता है? 2 मिनट का काम है। इसका वेग व्यंजक हो जाएगा वेग बराबर वेग के बाद a की पावर आधी और b की पावर 2। और अब तू कोटि भी 2 मिनट में बता सकता है। कितनी है कोटि? हाँ बोलो, बोला करो, अच्छी बात है। कितनों को दिक्कत आई कि सर मुझे बड़ी दिक्कत आई? बोलो बोलो बोलो। अब अगर मैं सांद्रता 10 गुना बढ़ा रहा हूं, कितने गुना? और वेग कितने गुना बढ़ रहा है? 100 गुना। कोटि बता दो, हवा में बता दोगे अगर दिमाग है तो। हाँ दिमाग लगाओ। सांद्रता कितनी बढ़ी? 10 गुना। वेग कितना बढ़ा? कोटि बराबर 2। कोटि बराबर कैसे? वेरी गुड वेरी गुड। और अगर मैं कह दूं सांद्रता बढ़ा दी 100 गुना और वेग सिर्फ बढ़ा, तो कोटि बता दो।
आधी 40 बराबर कहाँ जोर आ रहा है भाई, बताओ कि मुझे जोर आ रहा है। कर लोगे इतना काम? हैव ए नाइस डे।